हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों अभी हम लोग 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग 13 जनवरी 2019 का पेपर कवर करेंगे और इसके जीके के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेसिक जानकारियाँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि आरपीएफ एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन 120 पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 रीजनिंग के और 35 मैथ के। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आरपीएफ एसआई के लिए, तो आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस उसमें जाके देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल की भी प्लेलिस्ट बना दी है, और आरआरबी से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की चैप्टर वाइज भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो क्वेश्चन भी आपके पर डे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन किसके थे? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया और वह चीन से 629 ईस्वी में भारत आया और भारत से 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। उसने अपना ग्रंथ सियुकी के नाम से लिखा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि हमें आगे किस तरह से तैयारी करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि हम लोग व्याख्या सहित कवर कर रहे हैं, और जिससे हमारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जीके का सिलेबस सब में सेम ही है, तो ये सारे की पॉइंट्स आपके हर एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियोस को लास्ट तक सबसे देखा करिए और समझा करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार है, या स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों के रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण में जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, अन्य सभी मूल कर्तव्य हैं। हमारा अगला दोस्तों, हाँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि अगर ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्रस्तावना को कहते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है संविधान की। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आर्टिकल 32। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स के। विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसी विद्युत आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोस्तों आर्टिकल 108 है संयुक्त बैठक का प्रावधान से रिलेटेड आर्टिकल, और संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा के मध्य किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। दोस्तों इसीलिए कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, और लोग राष्ट्रपति सही लगा देते हैं, जबकि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, और तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस दायित्व का निर्वहन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा में।
गड़जात पहाड़ियाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार उड़ीसा और झारखंड राज्य में है या पूर्वी घाट का उत्तरी विस्तार है। मलयगिरी गड़जात पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारती केस के द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान पीठ ने 7-6 के मत से ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसके तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1908 को। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी और वर्ष 1908 में ओलंपिक का आयोजन लंदन यूके में हुआ था और इसी ओलंपिक्स में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मेनलैंड चीन। फार्मोसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है तथा पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, धूपगढ़। इससे पहले हम लोगों ने कांस्टेबल के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, जिसका हम लोगों ने ये अच्छे से कवर किया था। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर दोस्तों इसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी तथा मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ दोस्तों 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भार। किसी वस्तु का भार वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल है और इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण और द्रव्यमान के गुणन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और भार का एसआई इकाई न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, खो खो। खो खो एक भारतीय स्वदेशी खेल है और इस खेल में मैदान के दोनों ओर 2 खंभे होते हैं। दोनों दलों में 12 खिलाड़ी होते हैं। रनिंग एंड चेसिंग इसकी एक अनूठी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 91वां संवैधानिक संशोधन। दोस्तों 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्धारित किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या दोस्तों 15% होगा। जहां सदन संख्या 40 है वहां अधिकतम 12 होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जापान का संविधान। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। प्राइमस इंटर पारेस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बराबरों में प्रथम। इसका प्रयोग ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है जिसमें किसी समूह में सभी सदस्यों का औपचारिक दर्जा बराबर होता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति वास्तव में उस समूह का नेता होता है। प्रधानमंत्री को बराबरों में प्रथम का दर्जा प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी पॉलिटी से है। संविधान में दी गई व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में
संविधान संशोधन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और इसके तहत 3 प्रकार के संशोधन का दोस्तों प्रावधान है। दोस्तों इतनी व्याख्या से आप लोगों का 368 आर्टिकल संविधान संशोधन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है। दोस्तों पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है संसद के प्रत्येक सदन की विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से मंजूरी मिली हो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविड रिकार्डो ने। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दोस्तों डेविड रिकार्डो ने दिया था। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में किया था, और इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यापार करने वाले देशों को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसे वे दूसरी वस्तुओं की तुलना में कम लागतों पर उत्पादित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमेटिन। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण किया जाता है जो क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम में संघनित होता है। एक गुणसूत्र क्रोमेटिन का एक अत्यधिक संघनित रूप है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षमता में चौथा स्थान है, और आर्थिक आंकड़े 31 मार्च 2023 के अनुसार भारतीय राज्यों में पवन ऊर्जा क्षमता इस प्रकार है। तो दोस्तों तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा 10,017.17 मेगावाट, उसके बाद है गुजरात में दोस्तों, और उसके बाद है कर्नाटक में। दोस्तों पवन ऊर्जा की क्षमता नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ राज्य जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहला तमिलनाडु है, दूसरा है गुजरात और तीसरा है कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है, अर्थात अवयवी कण क्रिस्टल जालक में निश्चित बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक। वॉल्टिंग टेबल का उपयोग जिम्नास्टिक में किया जाता है, और यह पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध आशफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क जो चिनकिलिच खान था, और निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केबुल लामजाओ। दोस्तों नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेरू घट्टा ये कर्नाटक में स्थित हैं। बाकी जो दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह लोकटक झील पर स्थित है। यहाँ नृत्य करने वाली हिरन संगाई निवास करता है। नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा उद्यान कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी?
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। और इस नीति के द्वारा देश में मिश्रित यानी कि निजी एवं सार्वजनिक नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई और इसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ 1820 ईस्वी में पटना बिहार के आसपास हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। यह एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार के परिवर्तन की निंदा करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखें और अच्छे से क्वेश्चंस को समझें और इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें।